बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारा ये पीपीएससी मैथमेटिक्स लेक्चरशिप का पास्ट पेपर जो 2011 है वो चल रहा है और मैं 20 जो एमसीक्यूज़ हैं उनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब 21 से लेके 25 तक जो है वो इस लेक्चर के अंदर उनकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो आए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दिया गया है कि A क्रॉस B क्रॉस C इज़ ए वेक्टर लाइंग इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स। ये किस प्लेन के अंदर जो है वो लाई करता है। पहले तो ये है कि ये देखें स्टूडेंट्स B क्रॉस C है, तो B क्रॉस C से एक वेक्टर आएगा जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग B एंड C है, और ये फिर हमारे पास A वेक्टर है। तो इसका मतलब इससे जो वेक्टर आएगा वो इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करके एक और वेक्टर हासिल होगा। उस वेक्टर की बात हो रही है कि उस वेक्टर के कंपोनेंट्स किस प्लेन के अंदर मौजूद होंगे। उस वेक्टर के कंपोनेंट्स जो हैं वो किस प्लेन के अंदर मौजूद होंगे। क्या वो प्लेन जो कि B और C बनाती है, या वो प्लेन जो कि A और B बनाती है, या वो प्लेन जो A और C बनाती है। तो प्लेन डेफिनेटली दो वेक्टर्स जो है वो एक प्लेन को जनरेट करते हैं। दो वेक्टर्स क्या करते हैं, एक प्लेन को जनरेट करते हैं। जब तीसरा वेक्टर आ जाता है तो फिर वो स्पेस बन जाती है। ठीक है, तो बहरहाल हमारे पास जो है ये हमारे पास A B एंड C तीनों वेक्टर्स की बात हुई है, A एंड C। ठीक है, A B एंड C, A एंड C, B एंड C, B एंड A। तो ये जो वेक्टर हमें हासिल होता है इनसे वो किस प्लेन के अंदर है, तो वो स्टूडेंट्स C ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। यानी कि ये जो B और C प्लेन है, ये जो दो वेक्टर्स जिस प्लेन को जनरेट करते हैं या जिस प्लेन के अंदर मौजूद होते हैं वो है, तो C ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अब ये ऑप्शन किस तरह दुरुस्त है उसको हम अगले जो है वो पेज के ऊपर देखते हैं। अब बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन था वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे कि मैंने बताया कि इट्स नेम सजेस्ट प्रोड्यूसेस ए वेक्टर। नाम से हमें पता चल रहा है कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती तो फिर इसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है, एक स्केलर नंबर आता। एक तो ये बात है। इट इज द रिजल्ट ऑफ टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि एक वेक्टर का दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है। जैसे ये है, ये देखें B और C जो है ये दो वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद जो है वो A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो किसके इक्वल आता है रिजल्ट, A डॉट C इंटू B और A डॉट B इंटू C। ठीक है जी, ACB और ABC जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है ये A डॉट C ये एक स्केलर नंबर है, क्योंकि ये दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है, और ये भी एक स्केलर नंबर है। तो इसको हम एक को जो है वो क्या कह लें, अल्फा कह लें, दूसरे को बीटा कह लें, तो ये कोई नंबर है। इसका मतलब ये जो भी वेक्टर है, ठीक है, उसकी प्लेन कौन सी है, B और C प्लेन है। जैसे फर्ज करें आप एक लिखते हो वेक्टर में, ये थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ, 4i, ठीक है, प्लस 5j। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वेक्टर किस प्लेन के अंदर है, तो आप फौरन कहेंगे कि एक्स वाई प्लेन के अंदर है। क्यों कि ये जो आई वेक्टर है ये अलोंग एक्स एक्सिस होता है, और जे वेक्टर जो है वो अलोंग वाई एक्सिस होता है, और ये यूनिट वेक्टर है। बेसिकली ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को आर्म वेक्टर के अंदर जो है बी कन्वर्ट किया जा सकता है। आप लोगों को पता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो इससे हम जो है उस वेक्टर में भी उसको लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास जिस तरह आई जे है, इसी तरह इधर जो है वो हमारे पास दो वेक्टर आ गए बी और सी। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी वो जो है वेक्टर वो उस प्लेन के अंदर जो है वो मौजूद होगा जिस प्लेन के अंदर बी और सी वेक्टर होंगे। ठीक है, तो ये उसने यहाँ पे नोट में भी डिफाइन किया है कि मस्ट लाई इन द सेम प्लेन एज बी एंड सी। तो ये वेक्टर किस में लाई करेगा, जिसमें बी और सी लाई करेंगे। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द वेक्टर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू both the vectors whose product has just been taken. Since one can say that A cross B cross C is on the same plane
as B and C, it follows that। ठीक है जी। तो बहरहाल ये हमारे पास आप इस फार्मूले से ही जो है वो गेस कर सकते हैं कि ये B और C आ रहा है तो ये किस प्लेन के अंदर होंगे, B और C प्लेन के अंदर। तो यही हमने जो है वो ऑप्शन करेक्ट की थी कि ऑप्शन जो C है दैट इज करेक्ट वन, B एंड C। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्या है, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैव आइगन वैल्यूज। अच्छा ये स्टूडेंट्स अगर जो मैंने वेक्टर स्पेस और इससे पहले जो है वो मैट्रिसेस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज वाला जो लेक्चर्स हैं उनको अगर आप ये देखोगे, ये शुरू वाले लेक्चर्स हैं, तो उसके अंदर ये इसमें जो है वो बीएससी से रिलेटेड तफसीलन जो है वो डिस्कशन है। बहरहाल इसमें हमने ये बताना है कि जो इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी, क्या वो आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आइगन वैल्यूज़ होंगी या डिफरेंट होंगी या यूनिक होंगी। ठीक है, तो ये हमने बताना है, नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास इसका आंसर स्टूडेंट्स जो है वो ऑप्शन ए है। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन ए है। और ऑप्शन ए क्या है, सेम। यानी कि क्या मतलब, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यूज। तो अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे सेम आइगन वैल्यूज रखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन अगले पेज के ऊपर है। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक बुक का जो है वो कॉपी है पेज की, कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी ही ये है, पहली प्रॉपर्टी ही ये है। आगे भी इसकी 10-12 प्रॉपर्टीज हैं, वो जब मैं इसके ऊपर एमएससी के कोर्स के ऊपर आऊँगा और इससे रिलेटेड जब मैं एमसीक्यूज जो है वो जनरेट करूँगा, तो फिर आप मैं ये जो जितने भी एरियाज हैं जो अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, इन तमाम को बड़ा तफसीलन जो है वो मैंने डिस्कस करना है। ठीक है, और आप लोग भी थोड़ा सा जो है वो अपना टाइम फ्री करें और साथ साथ जो है वो चीज़ों को समझें, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक दफ़ा जो है वो गवर्नमेंट की जॉब में जो है वो आएँ। और ये आपको पता है अभी भी 3-4 साल बाद के जो है ये अनाउंस हो रही हैं जॉब्स। तो एक तो हर साल ये जॉब्स अनाउंस भी नहीं होती, इसलिए आप लोगों ने एक और भी चीज़ जो है वो इन पेपर्स के अंदर जो नोट करेंगे, वो ये नोट करेंगे कि लाजमी नहीं है कि जो एक पेपर में पैटर्न फॉलो किया गया अगले पेपर में भी वही होगा। इसलिए आपने हर हवाले से अपने आप को इक्विप करना है। ये नहीं है कि पेपर में जो सिर्फ कोर्सेज आए हैं सिर्फ आप उनकी तैयारी करें, तो डेफिनेटली जो है अगर पेपर इससे हट के आ गया तो आप जो है वो फिर नहीं कर पाएंगे। तो आपने तमाम एरियाज जो मैथमेटिक्स के आपके एमएससी लेवल के कोर्सेज हैं जितने भी, ठीक है, बीएससी है, एफएससी है, उनकी तमाम के तमाम जो है वो कोर्सेज में से जो है वो आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू होना है। बहरहाल ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स आर सेम एज दोट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। और उसने यहाँ पे इसको प्रूव भी दिया हुआ है कि मसलन फर्ज करें ये एक मैट्रिक्स ए है और जो ए ट्रांसपोज उसकी आइगन वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो आइगन वैल्यू बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है। आइगन वैल्यू क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है। तो अगर आपने ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू फाइंड करनी है तो ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई एज दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मॉड लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। इसको एक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यूज आती हैं वो बेसिकली आइगन वैल्यूज होती हैं। उन आइगन वैल्यूज के रिलेटेड हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएंगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। आई इसके अंदर जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो अब यहाँ पे ये देखो, इसका ऊपर आप ट्रांसपोज ले लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो वही रहेगी। तो इसका मतलब इसका होल ट्रांसपोज लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमें क्या प्रूव हुआ कि ए ट्रांसपोज या ए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये ए की बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है, द आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स आर सेम एज दोज ऑफ इट्स ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्या है कि S इज इक्वल टू, S जो है इसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों एलिमेंट किससे लिए गए हैं, आर स्केयर से लिए गए हैं। आर स्केयर का मतलब क्या है, इसके अंदर दो दो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और ये कॉलम वेक्टर जो है उससे शो किया गया है। ठीक है, तो इस सेट के अंदर बेसिकली तीन वेक्टर्स हैं।
v1 v2 v3, ठीक। और हमें ये बताना है कि क्या ये वेक्टर जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है, या बेसिस ऑफ आर स्केयर है, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो बेसिकली इन चारों में से आपको एक ऑप्शन जो है वो टिक करनी है। तो आप ये करेक्ट आंसर कब दे सकोगे, जब आपको पता हो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कब होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिस का क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप इसका करेक्टली आंसर जो है वो कर सकेंगे। बहरहाल इसका आंसर जो है वो हमारे पास बी ऑप्शन है, और बी क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ये वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब ये बी ऑप्शन जो है वो किस तरह दुरुस्त है, ये हम जो है वो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी ये देखें कि हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन है कि मसलन अगर हम आपके पास फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट हो, जिसमें हम यहाँ पे जो कितने वेक्टर्स हैं, इसके के वेक्टर्स हैं v1 v2 vk, और ये हमने वेक्टर स्पेस से लिए हैं। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स c1 c2 ck, और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्या कि नॉट ऑल जीरो, यानी कि ये सारे जो है वो जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये जो सारे हैं वो क्या है, जीरो नहीं होने चाहिए। ये इसके लिए कंडीशन है, किसके अंदर, जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो। ये बेसिकली क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है कि आप स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और ऐड करते जाते हैं इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ये सारे जीरो नहीं है, c1 c2 c के सारे जीरो नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे, ठीक है। सच ए नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज लीनियर डिपेंडेंसी अमंग द वेक्टर्स। इसको हम कहेंगे लीनियर डिपेंडेंसी, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है, ठीक है। और आगे हम जाके देखेंगे भी कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर कि एक वेक्टर को अगर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाए तो वो उसको भी हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट कहते हैं। बरन ए सेट ऑफ वेक्टर्स दैट इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, अगर आप चेक कर लेते हैं कि एक वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो आप उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, ठीक है। और इसको आगे हम जो है वो डिफाइन करेंगे मजीद। अब यहाँ पे इसके बाद ये देखें कि हमारे पास अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखा जाए तो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ये इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ c1 c2 ck इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर ये सारे के सारे जीरो। अब ये देखिए वहां पे हमने डिपेंडेंट में कहा था कि सारे जीरो ना हो, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा हो कि स्केलर नंबर ऐसा हो कि जो नॉन जीरो हो। तो इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या कहा जा रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किसके इक्वल हों, जीरो के इक्वल। एक तो बात ये है। अब इन्हीं बुनियाद पे ये कुछ प्रपोजिशंस हैं कि अगर कोई वेक्टर स्पेस V हो तो उसके अंदर ये चीज़ होल्ड होती है, एनी सेट ऑफ टू वेक्टर्स इन V इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्या होता है वो, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। कब होता है, इफ एंड ओनली इफ द वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सके, यानी कि एक वेक्टर में से कोई एक नंबर कॉमन लें तो दूसरा वेक्टर आ जाए, तो इसको कहते हैं कि वेक्टर्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। अगर ऐसा हो तो वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, एक बात। दूसरी जो है, एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इन V कंटेनिंग जीरो वेक्टर, ठीक है। क्या किसको कंटेन करे, जीरो वेक्टर को कंटेन करे, यानी कि किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर अगर एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो तो उसको लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। तो अब मेन जो है वो हम इस चीज़ को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अब हम अपने एमसीक्यू को देखें तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो जब एक भी वेक्टर जीरो वेक्टर आ जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। और इस तरह बी ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या है कि लेट x एंड y बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड f। ये दो हमारे पास वेक्टर स्पेसेस हैं और x की डायमेंशन m है और y की डायमेंशन जो है वो n है। ये डायमेंशन के हवाले से मैंने जो है एमसीक्यूज पहले बनाए हुए हैं,
आप उनको वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो MCQs हैं आप उनको विजिट कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ XY, ये कौन सा टॉपिक आगे आ जाता है, होमोमॉर्फिज्म का। तो होमोमॉर्फिज्म की डायमेंशन जो है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, क्या वो जो है mn होगी, n होगी, n रेज टू पावर m होगी या m स्क्वायर होगी, इन चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो ये हमने बताना है। तो ये स्टूडेंट्स ए ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट है, और ए ऑप्शन क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दोनों की डायमेंशन आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कैसे है, अगले पेज के ऊपर हम जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो थ्योरम है, वो कहता है कि द स्पेस होमोमॉर्फिज्म ऑफ VW ऑफ के लीनियर मैप्स, यानी कि कितने भी लीनियर मैप्स हों, उसने जनरल बात की है, ठीक है, फ्रॉम वन केव स्पेस टू अनदर इज ए अंडर ऑपरेशन दिस, कोई भी ये ऑपरेशन जो है उसने डिफाइन किया। वो कहता है इसकी जो डायमेंशन है उसको ये शो करेंगे, यानी कि ये इसके इक्वल होती है, जो कि आगे जो है वो उसने प्रूव भी किया है। तो ये जो डायमेंशन है ऑफ होमोमॉर्फिज्म, डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ VW किसके इक्वल आएगी, डायमेंशन ऑफ V इनटू डायमेंशन ऑफ W, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। तो इस बुनियाद पे अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो ये हमने जो टिक किया है इसको टिक किया है MN, यानी कि दोनों की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ X और डायमेंशन ऑफ Y, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर 25 है, 25 क्या है कि ऑल सब ग्रुप्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप आर सब ग्रुप्स, कौन से सब ग्रुप्स है, ठीक है, एबिलियन ग्रुप के, ये स्टूडेंट्स इसके स्पेलिंग जो है वो ग्रुप के गलत टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ऑल सब ग्रुप्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप आर क्या है, कौन से सब ग्रुप होते हैं, क्या वो साइक्लिक होते हैं, क्या वो नॉर्मल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं होते। तो ये हमने अगर देखें तो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो अब इसको हम जो है वो अगले पेज पे देखते हैं कि ये कैसे करेक्ट है। तो यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स कि उसने ये एक प्रॉपर्टी है कि प्रूव दैट एनी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल ग्रुप, यानी कि एबिलियन ग्रुप का कोई भी जो सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब नॉर्मल वाली ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। बाकी इस नॉर्मल को जो है वो यहाँ पे क्या किया गया है, प्रूव किया गया है। प्रूव भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कहता है कि सपोज जी इज अबिलियन, सबसे पहले तो ग्रुप क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए। इसका आप एच जो है वो सब ग्रुप लेते हैं, ठीक है, और ये ऊपर आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कि जी एच जो है वो किसके इक्वल है, एच जी के इक्वल है। तो अब हमने बेसिकली इसको ही प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए जो सेट नोटेशन वाला प्रूव है कि आप एक एलिमेंट लेते हैं, ये जी से आपने एक एलिमेंट लिया, तो जी एच जो है वो उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, यानी कि ये बेसिकली क्या है, लेफ्ट को सेट है, ठीक है, और जी एच इज इक्वल टू एच जी फॉर ऑल एच, सिंस जी क्या है, अबिलियन है, तो अबिलियन के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो जब ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो हम इसको फिर लिख सकते हैं, जी एच को फिर आप एच जी लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एच जी के इक्वल आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था कि जी एच किसके इक्वल है, एच जी के इक्वल है। तो एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो बेसिकली जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स वो फिर कौन सी है, वो ये नॉर्मल वाली है कि ऑल सब ग्रुप्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप आर नॉर्मल सब ग्रुप्स। वो कौन से सब ग्रुप्स होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। तो इसके बाद 26 से ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।